एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861। ओके, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो कि संबंधित है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। इस अधिनियम के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। ओके, देखते हैं क्या। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ओके, यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया और अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन कहा गया। ठीक है, और इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। ओके, तो इसका मतलब जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की गई। ओके, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में जो 5वां सदस्य जुड़ा वह एक विधिवेत्ता के रूप में जोड़ा गया। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें केंद्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्यों की जो संख्या वो 4 थी वो बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया। कानून निर्माण के हेतु अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया जिनकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 तक हो सकती थी। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का था। इस तरह वायसराय की परिषद में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की विस्तारित परिषद के सदस्यों का भारतीय होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। ठीक है, जो विस्तारित परिषद थी तो उसमें जो भारतीय सदस्य थे, सॉरी, जो विस्तारित परिषद के सदस्य थे उनका भारतीय होना कोई अनिवार्य नहीं था, परंतु व्यावहारिकता में संभ्रांत भारतीयों को इसमें जोड़ा गया। ओके, कैसे? 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, आइए देख लेते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। यानी परिषद में जो शामिल जो सदस्य थे जरूरी नहीं था कि वो भारतीय हों, लेकिन उनमें संभ्रांत भारतीयों को जोड़ने का काम शुरू किया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। ओके, तो इस एक्ट के द्वारा या इस जो 1861 का अधिनियम था इसके द्वारा शासन में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। ओके, चलिए, तो क्या हुआ? इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के उल्टा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई, जैसे बंगाल 1862, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1867 में विधान परिषद का गठन हुआ। इस एक्ट के द्वारा वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हो गई। यानी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ओके, साथ ही साथ इस प्रकार जो वायसराय था वह संसद यानी विधान परिषद की अनुमति के बगैर
किसी संकट की अवस्था में अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, तो जो अध्यादेश वायसराय जारी करता उसकी जो अवधि थी, ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र कितनी थी? 6 माह। यानी अध्यादेश जो जारी करता उसकी अवधि कितनी होती? 6 माह की। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय अब प्रशासनिक एवं विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों का गठन और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में हुई थी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। ओके, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई उसमें कैनिंग ने क्या किया? कैनिंग ने विभिन्न विभाग अलग अलग सदस्यों को दे दिए जो उस समय विभाग के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, यानी क्या हो गया कि इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी, यानी अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्री अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए गए। ठीक है, तो साथियों ये हमारा रहा आज का वीडियो और इसमें एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं आपका कि इस एक्ट में कौन कौन से काम हुए और कुछ ऐसे कार्य थे इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जैसे इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया और अंग्रेजों ने सहयोग की नीति का शुभारंभ किया। ओके, और भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, तथा नए प्रांत के निर्माण हेतु गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। ठीक है, और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या थी वह 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तथा केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किया गया तथा भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, चलिए, और एक जो चीज़ हुई इसमें महत्वपूर्ण वह यह हुआ कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की और उसमें उसने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। साथ ही संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बगैर उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो साथियों ये हमारा आज का टॉपिक रहा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह होगा 1892 के अधिनियम पर। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।